यार ये प्लेऑफ्स की टीमों को क्या हो गया है? आई मीन गुजरात टाइटंस हार जाते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स से, जहां उनके पास मौका था कि पहली टीम बन जाए, 20 पॉइंट तक पहुंचने वाले, वो नहीं कर पाए। उसके बाद मामला गया लखनऊ की तरफ, जहां पे आरसीबी के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले 231 बना दिए, फिर आरसीबी को 42 रनों से हराया। तो जहां आरसीबी ने वो मुकाबला सेकंड स्पॉट पे शुरू किया था पॉइंट्स टेबल में, वहां पे वो नेट रन रेट के हिसाब से तीसरे स्थान पे गिर गए, यानी कि पंजाब किंग्स सेकंड पे आ गए। और अब पंजाब किंग्स के पास कल रात मौका था कि वो टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल फिनिश करें। हमने बात भी की थी कि यार 2014 में आखिरी बार ये टीम प्लेऑफ में पहुंची थी, तब टॉप ऑफ द टेबल पहुंच के प्लेऑफ में पहुंची थी और फाइनल तक अपना सफर तय किया था। 11 साल के बाद ये मौका आया था, और अभी था जो है वो पूरी तरीके से था हुआ नहीं है, क्योंकि मौका अभी भी है, लेकिन चीजें बहुत दिलचस्प हो चुकी हैं। गुजरात टाइटंस आर टॉप ऑफ द टेबल, पंजाब किंग्स आर सेकंड ऑन द पॉइंट्स टेबल, बट जस्ट नेट रन रेट अभी भी जस्ट बेटर है, क्योंकि दिल्ली से वो हारे, लेकिन आखिरी ओवर की आखिरी 2-3 गेंदों तक मामला गया। और उसके बाद है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जो पंजाब की ही तरह 17 पॉइंट पे हैं, यानी कि दोनों टीमें गुजरात से 1 पॉइंट नीचे और पीछे हैं। लेकिन नेट रन रेट जो है वो पंजाब किंग्स से थोड़ा सा इंफीरियर है। और फिर आते हैं मुंबई इंडियंस, जो ये सब बड़े तफसील से, आराम से, सुकून से देख रहे हैं। अच्छा गुजरात भी आ गई, अच्छा आरसीबी भी आ गई, अरे पंजाब भी आ गई, भाई हमारे पास मौका है यार। मतलब इट वाज अ रिजल्ट लास्ट नाइट इन जयपुर, जिसे सेलिब्रेट किया होगा मुंबई ने, जिसे सेलिब्रेट किया होगा आरसीबी ने, एंड डेफिनेटली सेलिब्रेट किया होगा गुजरात टाइटंस ने, क्योंकि आज गुजरात टाइटंस के पास दोपहर के मुकाबले में मौका है कि वो न केवल टॉप ऑफ द टेबल सुनिश्चित कर लें, क्योंकि कोई और टीम अब 20 पॉइंट तक नहीं पहुंच सकती। उसके अलावा मतलब वो जो हर बार करते हैं जब प्लेऑफ्स में आते हैं वो कर दें, यानी कि टॉप 2 में फिनिश करें। वो तो टॉप ऑफ द टेबल ही फिनिश करेंगे अगर ये मैच जीत जाएंगे और पहला क्वालिफायर खेलें। अगर हार जाते हैं तो कहानी हो जाती है दिलचस्प। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि अगर बाय चांस गुजरात हार मतलब जीत गए तो फिर टॉप ऑफ द टेबल तो पक्का है, 20 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। लेकिन अगर हार गए तो उसके बाद पंजाब किंग्स जो कि 17 पे हैं, उनका अगला मुकाबला है 26 तारीख को मुंबई इंडियंस से। तो वो अगर मुंबई को हराते हैं तो पहुंच जाएंगे 19 पॉइंट पे, यानी कि गुजरात से आगे। तो गुजरात हो जाएंगे नंबर 2 पे। उसके बाद 27 तारीख को आखिरी लीग का मुकाबला है, जहां पे अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने न केवल लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया बट ऑल्सो अच्छी खासी मार्जिन से हराया, तो वो तो पंजाब से ऊपर की छलांग लगा देंगे। तो यानी कि अगर पंजाब जीत गए अगला मुकाबला मुंबई से और आरसीबी जीत गए अपना अगला मुकाबला लखनऊ से और अच्छी मार्जिन से, तो क्या पता आरसीबी ऑन टॉप एंड पंजाब किंग्स ऑन सेकंड एंड गुजरात टाइटंस गिर जाएंगे नंबर 3 पे और मुंबई रह जाएंगे नंबर 4 पे। अब कहानी को थोड़ा सा बदलते हैं। समीकरण में मजा ही तो ये यार, मैथमेटिक्स लगाने का मजा ही है। मुंबई इंडियंस अगला मुकाबला खेलेंगे पंजाब किंग्स से। सपोज गुजरात आज हार जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से, तो वो रह जाएंगे 18 पे। मुंबई इंडियंस अगर अपना अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से जीत जाते हैं तो वो पहुंच जाएंगे 18 पॉइंट पर, पंजाब रह जाएंगे 17 पे, यानी कि पंजाब टॉप 2 की रेस से बाहर हो जाएंगे। और फिर लास्ट मुकाबला है आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स का 27 तारीख को। अगर आरसीबी भी वो मैच हार गए जैसे कि वो हारे थे लखनऊ में पिछला मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ, तो यानी कि गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस टॉप 2 में फिनिश कर जाएंगे। ओके, नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस अपना अगला मुकाबला जीत गए तो वो पहुंचेंगे 18 पे, गुजरात ऑलरेडी 18 पे हैं और रह जाएंगे। बट अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया तो फिर लखनऊ सुपर जायंट्स आरसीबी जो है वो पहुंच जाएंगे टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल 19 पॉइंट के साथ। और क्या पता, क्योंकि मुंबई का नेट रन रेट जो है ऑलरेडी बाकी टीमों से इतना सुपीरियर है, तो आरसीबी और मुंबई जो है वो टॉप 2 फिनिश कर जाए। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि गुजरात आरसीबी, गुजरात पंजाब, आरसीबी मुंबई इंडियंस, कोई भी टॉप 2 में अभी भी फिनिश कर सकता है। और मामला जो है वो आखिरी मुकाबले तक जाएगा, आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स ऑन 27 में। ब्लॉकबस्टर यार। कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे कि पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है, आई थिंक 2012 के बाद, कि इतनी जल्दी हमें टॉप 4 की टीमें मिल गई हैं। मजा नहीं आ रहा है यार, मतलब बाकी टीमें इतनी जल्दी बाहर हो गई तो उसमें थ्रिल क्या रहा। थ्रिल टॉप 2 में उतना ही है, क्योंकि अगर आप टॉप 2 में फिनिश करते हैं, आप पहला क्वालिफायर खेलते हैं, अगर आप पहला क्वालिफायर हार जाएं तो आपके पास एक और मौका रहता है क्वालिफायर 2 के जरिए फाइनल में री एंट्री मारने का। तो ये कहानी है, ये समीकरण है। और इस सब का जो कारण है वो ये है कि गुजरात टाइटंस को हरा दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने अहमदाबाद में 235 बना के। उसके बाद अगले ही दिन लखनऊ सुपर जायंट्स के घर पे यानी कि लखनऊ में सनराइजर्स हैदराबाद ने 231 बना दिए, एक बार फिर से 230 प्लस टोटल, और आरसीबी हार गए। और अब ऐसा लगा पंजाब को कि यार 206 तो काफ़ी होना चाहिए, दिल्ली वैसे भी कहाँ फॉर्म में है। लेकिन दिल्ली वालों ने बता दिया कि भाई सीजन को क्लोज करना उतना ही ज़रूरी है जितना सीजन की शुरुआत करना। इसी तरह की चेज़ उन्होंने विशाखापट्टनम में अपने सीजन के पहले मैच में की थी, जब 110
10 पे 6 हो गए थे और सबने अपने टीवी बंद कर दिए होंगे दिल्ली वालों ने, लेकिन फिर वो मैच जीत गए थे। उसके बाद लगातार 3 मैच और जीते और फिर कहानी जो है वो पूरी तरीके से उल्टी गई। थोड़ी सी निराशा भी दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि जो पोटेंशियल उन्होंने कल के मैच में दिखाया, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और बिट्स एंड पीसेस में दिखा देते तो क्या पता अभी हम दिल्ली की बात कर रहे होते कि प्लेऑफ्स में क्या वो टॉप 2 में जा सकते हैं। बट इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ, तो पीछे मुड़ के क्या देखना, आगे की तरफ चलते हैं। आज का मुकाबला है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। उसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये जो आपने कल सुनी होगी कि शुभमन गिल नियुक्त हो गए भारत के नए टेस्ट कैप्टन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू हमारे प्रिंस, हमारे शुभमन, जिन्हें इतना बड़ा सौभाग्य हासिल हुआ है भारतीय टेस्ट टीम को लीड करने का। और उस सब के बीच में कुछ इंटरेस्टिंग सिलेक्शंस भी हुए हैं, तो इन सिलेक्शंस से हमें क्या पता चला है उसको भी मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, और आपकी राय भी चाहूंगा कि आपको कैसी लग रही है ये टेस्ट की टीम या फिर हमारा टेस्ट का स्क्वाड जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगा, लीड्स में, बर्मिंघम में, लॉर्ड्स में, मैनचेस्टर में और उसके बाद ओवल में। 5 मैच टेस्ट सीरीज, वेरी लॉन्ग, 20 जून से चलेगी है 4 अगस्त तक। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत उतार चढ़ाव, और शुभमन गिल के लिए बहुत बड़ा टेस्ट। तो एक तरफ भारत के टेस्ट कप्तान आज दिखेंगे, तो दूसरी तरफ MS धोनी दिखेंगे अपने आखिरी कप्तानी असाइनमेंट में। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली नॉट, मतलब आप मान के चलेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ अगले सीजन तो अवेलेबल हो ही जाएंगे। तो ये कैप्टन कूल हमारे MS धोनी का आखिरी असाइनमेंट हो सकता है। अब कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जब लास्ट टाइम इतना बड़ा टर्न अराउंड आया था भारतीय टेस्ट क्रिकेट में, जहां पे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स रिटायर हुए थे, मतलब तब MS धोनी कप्तान थे। उसके बाद मुझे लगता है अब ऐसा दौर आ रहा है भारतीय क्रिकेट में जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन सब के सब अचानक टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। तो तब MS धोनी के हाथ में कमान थी भारतीय टेस्ट टीम की, अब जो है वो भारतीय टेस्ट टीम की कमान शुभमन गिल के हाथ में थमाई गई है। सो शुभमन वर्सेस MS ऑन अ डे लाइक दिस इज अ नाइस लिटिल पोएटिक स्टोरी जिसमें हमेशा मजा आता है। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं गया। वो जानते हैं कि किसी तरीके से अपने फैंस के सामने यार थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी लाज जो है ना वो बचानी है। साख की लड़ाई है ये, उनके लिए मान सम्मान की लड़ाई है। गुजरात टाइटंस के लिए कहानी बहुत सिंपल है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, मैच जीत जाओ और टॉप ऑफ द टेबल फिनिश कर जाओ, 20 पॉइंट तक और कोई नहीं पहुंच सकता। पिछले मैच में गुजरात हारी थी लखनऊ सुपर जायंट से, और चेन्नई सुपर किंग्स से वो खेल रहे हैं जो कि ऑलरेडी नॉकआउट हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि जीत भी जाएंगे तो भी पॉइंट्स टेबल के लास्ट स्पॉट पे ही फिनिश करेंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का जो मामला है वो काफ़ी आगे जा चुका है उनसे। डिफीट का मतलब ये भी था कि गुजरात अब अपने की प्लेयर्स को रेस्ट नहीं कर सकते। ये कगिसो रबाडा का आखिरी मुकाबला होगा गुजरात के साथ इस सीजन, और ये जॉस बटलर का भी आखिरी मुकाबला है। जॉस बटलर वाइट बॉल सीरीज खेलने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो वो प्लेन पकड़ने वाले हैं इस मैच के बाद। और उसी के साथ साथ कगिसो रबाडा को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के स्क्वाड में रखा गया है, तो उनको क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बोल दिया आप लीग का आखिरी मैच खेलिए सर, और प्लीज़ साउथ अफ्रीका वापस आइए। वैसे बाय द वे 11 से 15 के बीच मैं भी आपको स्टार स्पोर्ट्स इंडिया जियो हॉटस्टार पे नज़र आऊँगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होस्ट करूँगा, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, उसकी पुष्टि भी मैं जल्दी करूँगा। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ये मुकाबला है आइकॉनिक लॉर्ड्स के मैदान पे। तो चलते हैं वापस इस मुकाबले की तरफ। कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, क्योंकि गुजरात ज़्यादा फेरबदल कर नहीं सकते, लेकिन इस सब के बीच में अहमदाबाद में एक चीज़ नजर आई, और फैंटेसी वालों ध्यान से सुनना, 6 मुकाबले अभी तक अहमदाबाद में हुए हैं, उसमें से 5 वो टीमें जीती हैं जिन्होंने टोटल सेट किया है, यानी कि पहले बैटिंग करके जो टोटल बनाया है। एक ही बार चेजिंग टीम जीती है, वो गुजरात की टीम जीती थी जब जॉस बटलर ने बेहतरीन पारी खेली थी दिल्ली के खिलाफ, और 200 प्लस रन चेस को यूं ही चुटकी बजाते हुए चेस कर दिया था। तो चेजिंग इज नॉट इजी, इवन दो माना जाता था अहमदाबाद में कि चेस करो मैच जीत जाओ, बट ऐसी कहानी नहीं रही है। तो गुजरात ने पिछले मैच में जो है वो चेस करने का फैसला लिया, लेकिन लखनऊ ने बना दिए 230 प्लस और गुजरात फंस गए। सो ये ऐसा ना हो, इसके लिए बेहतर है कि अगर शुभमन टॉस जीत जाए तो वो सीधे बैटिंग ले ले, रन खड़े कर दें, अपने भी रन बना लें, ऑरेंज कैप की रेस में साई के साथ थोड़े से आगे भी चले जाएं, और चेन्नई सुपर किंग्स को वो मौका ना दें जो कि लखनऊ ने दिया, मतलब जो लखनऊ के खिलाफ गुजरात ने दिया, जो SRH के खिलाफ RCB ने दिया, और जो दिल्ली के खिलाफ पंजाब ने दिया है। सिंपल रखेंगे चीज़ों को। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर तीनों मेरी फैंटेसी टीम में होंगे। शर्फिन रथफोर्ड को भी मैं टीम में रखूंगा। एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत लोग बात कर रहे थे टॉप 3 पे बहुत ओवर डिपेंडेंट है ये गुजरात की टीम, बट गेस व्हाट, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इज दैट जो मिडिल ऑर्डर है गुजरात का, उसने सबसे तेज गति से रन बनाए। पिछले मैच में भी फंस गए थे, पहली बार 10 ओवर से पहले शर्फिन रथफोर्ड भी और शाहरुख खान बैटिंग करने आ गए थे। शाहरुख खान ने लगा दी अपनी पहली 50, और हालांकि मिडिल ऑर्डर ने कुछ हद तक संभाला, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था कि वो भी नैया पार नहीं लगा पाए। बट अच्छा लगा कि मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा टेस्ट हो गया है इस बहाने। राशिद खान का वर्स्ट एवर IPL सीजन रहा है, और वो प्लेऑफ्स के एंड तक हैं,
तो उनको अपना फॉर्म बेहतर करना पड़ेगा। कगिसो रबाडा का लास्ट मैच है, उनकी जगह प्लेऑफ्स में जेराल्ड कोएत्जे आ जाएंगे, तो इतनी प्रॉब्लम शायद ना हो। आर साई किशोर की कहानी अच्छी है। 2022 से 2024 तक वो चेन्नई सुपर किंग्स की माफ़ कीजिए, उससे पहले जो है वो चेन्नई की बेंच पे बैठे रहते थे। तो 2022 से 24 के बीच में गुजरात ने मौका दिया, लेकिन आए कुल मिला के 5-6 मुकाबले, तो ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पाए। फाइनली इस सीज़न बॉलिंग करने का भी मौका मिला, और एक्चुअली वो उनके सबसे बेहतरीन स्पिनर थे राशिद खान, जब तक बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं थे। तो मैं साई किशोर के बारे में ज़रूर सोचूंगा अपनी फैंटेसी टीम के लिहाज से। सिराज हैं, टेस्ट टीम में पिक किए गए, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं थे, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा और उस रिदम के साथ बॉलिंग भी करेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा हैज़ बिन द बेस्ट बॉलर दिस सीजन, तो प्रसिद्ध भी मेरी टीम में होंगे। तो मतलब 7 गुजरात के प्लेयर को मैं रखूंगा। आयुष मात्रे को मैं चूज करूंगा, अहमदाबाद की सर्फेस उन्हें पसंद आएगी। बाय द वे अंडर 19 के वो कप्तान भी नियुक्त हुए हैं, जिस टीम में वैभव सूर्यवंशी भी हैं, तो बिग कंग्रेचुलेशन टू 17 साल के आयुष मात्रे एंड 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। शेख रशीद या फिर डेवन कॉनवे ओपन करेंगे। 3 पे उर्विल पटेल, जिनको मैं अपनी टीम में रखने के बारे में सोच सकता हूं। रविंद्र जडेजा को मैं टीम में रखूंगा, टेस्ट मैच आ रहा है भैया इंग्लैंड के खिलाफ, फॉर्म में आना है, जडेजा को बैटिंग भी करनी है। शिवम दुबे, डेवॉल ब्रेविस होंगे, ब्रेविस को मैं टीम में रखूंगा अपनी। आर अश्विन होंगे, MS धोनी विकेट कीपर, कैप्टन, लास्ट टाइम कैप्टन ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, 220 मैचेस में कप्तानी की है चेन्नई की, 130 मैच जिताए, 60% का विन परसेंटेज है, बेस्ट एवर कैप्टन एज फार एज IPL हिस्ट्री इज कंसर्न। अंशुल काम्बोज, नूर अहमद, खलील अहमद और मतीशा पथीराना की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। साई सुदर्शन को उन्होंने 2 बार गेंदबाजी की है, दोनों बार डिसमिस किया है, हालांकि साई ने 38 रन भी बनाए उनके खिलाफ 190 के स्ट्राइक रेट से। साई सुदर्शन से ही चलते हैं हम सीधे टेस्ट टीम की तरफ, जिसका अनाउंसमेंट हुआ है। बाय द वे अपने प्रेडिक्शन दे देना कि गुजरात चेन्नई के मुकाबले में टॉप रन गेटर कौन, मुझे लगता है साई सुदर्शन। टॉप विकेट टेकर कौन, मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा। और जीत कौन रहा है, मुझे लगता है 70-30 गुजरात के पास एडवांटेज है। आई थिंक चेन्नई के पास इतनी ऑलराउंड एबिलिटी शायद ना हो कि वो गुजरात को हरा पाए, ऑल्दो माही का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक फिटिंग फेयरवेल मिले कैप्टन कूल को अपने आखिरी असाइनमेंट में एज अ कैप्टन, तो अच्छा लगेगा। तो शुभमन तो जीतते रहेंगे, कभी ना कभी मौका आएगा उनके पास भी। ओके, शुभमन की तरफ ही चलते हैं और उनकी टेस्ट टीम की तरफ, बिकॉज जो चीज़ें उभर के आई हैं, शुभमन गिल को कप्तान नियुक्त किया गया है। सैम्पल साइज बहुत छोटा सा है, वाइस कैप्टनसी की है भारतीय टीम की, वाइट बॉल में तो कैप्टनसी भी की है जिम्बाब्वे के दौरे पे, लेकिन काफ़ी हद तक उन्हें एज अ लीडर ग्रूम किया जा रहा था कुछ समय से। तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक सवाल या निशान ये था कि क्या जसप्रीत बुमराह कप्तानी लेंगे। जैसे ही वो डिस्कशन आया, जैसे ही पता चला कि 5 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह नहीं खेल सकते, तो आई थिंक उस डिस्कशन को बैक बर्नर पर रख दिया गया कि जब बुमराह 5 टेस्ट मैच ना खेलें और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल 2 साल की है, उसमें एक समय न्यूजीलैंड का दौरा भी आएगा, उसमें श्रीलंका का दौरा भी आएगा, उसमें साउथ अफ्रीका घर पे आएगी, वेस्ट इंडीज़ घर पे आएगी, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के एंड तक ऑस्ट्रेलिया भी घर पे आएगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, न्यूजीलैंड का दौरा भी आएगा। तो मतलब लंबी स्ट्रैटेजी के हिसाब से शुभमन गिल जो सारे टेस्ट मैच खेलते हुए शायद नजर आए, उनको रखा जाएगा। शुभमन गिल संकट में थे एक्चुअली, जब मैं इंडिया इंग्लैंड की सीरीज लास्ट ईयर कवर कर रहा था तो ऐसा लग रहा था ये बंदा अपनी जगह के लिए खेल रहा है, बट उसके बाद 2 शतक लगाए उन्होंने इस सीरीज में, और राहुल द्रविड़ ने कहा था कि उन्हें लीडरशिप रोल में देखा जा रहा है। तो वहाँ से लेके अब तक टेस्ट कैप्टनसी संभालना कुछ बड़े बड़े नामों ने किया है, तो शुभमन गिल अब उस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। विराट कोहली टेस्ट मैच कैप्टनसी से पहले और शुभमन गिल टेस्ट मैच कैप्टनसी मिलने से पहले आंकड़े जो है ना बहुत सिमिलर हैं। एक के 5, विराट कोहली के 6 शतक थे तो शुभमन गिल के 5, एवरेज भी लगभग 30-35 के आसपास का दोनों का। विराट ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में एज कैप्टन 2 शतक लगा दिए थे, और वहीं से पता चल गया था कि कैप्टनसी सूट्स हिम, वो कैप्टनसी में बिखरते नहीं और निखरते हैं, और उनकी टीम जो है उनकी तरह ही बिल्कुल जो है ना वो ढलने लगती है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शुभमन, जो कि विराट से इतने इंस्पायर्ड हैं, वही करें। लेकिन विराट से क्या इंस्पिरेशन लेके वो नंबर 4 की जो आइकॉनिक पोजीशन रही है हमारी टेस्ट टीम में, उसे लेंगे। सचिन तेंदुलकर थे नंबर 4 पे, पॉसिबली अ ग्रेटेस्ट एवर नंबर 4। उसके बाद विराट कोहली ने वो जगह अपनी बनाई। उसके बाद अब शुभमन गिल क्या 3 से 4 पे जाएंगे, और ऐसा है तो टॉप 3 कौन होंगे? यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे शायद, अभिमन्यु ईश्वरन को इंडिया का कैप्टन भी बनाया गया है, जो कि इंग्लैंड लायंस से 2 टूर के मैचेस खेल रही है, बट ऑल्सो उन्हें ओपनर की तरह 18 मैन के स्क्वाड में रखा गया है। 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस हैं इस बंदे के, खूब शतक लगाए, खूब डोमेस्टिक में रन बनाए, बट इज ही गोइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू ओपन? क्योंकि बहुत बार वो दौरे पे गए हैं भारत के साथ, पर टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। या फिर इंडिया टीम सोचेगी कि यार केएल राहुल से ओपन कराएं, क्योंकि एज एन ओपनर ही उनका रिकॉर्ड सबसे अच्छा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी यही किया था, पर्थ में बेहतरीन पारी खेली थी। उसके अलावा इंग्लैंड में भी उनके 2 शतक हैं, तो उस लिहाज से एक्सपीरियंस को देखते हुए यशस्वी के साथ शायद केएल राहुल ओपन करें। तो क्या नंबर 3 पे साई सुदर्शन, ओडीआई खेल चुके हैं भारत के लिए, T20
का मौका मिला था, लेकिन T20 में बैटिंग नहीं आ पाई थी उनकी। तो अब टेस्ट टीम में क्या सीधे नंबर 3 पे जाएंगे, और क्या शुभमन ऐसा करना चाहेंगे ताकि खुद 4 पे खेलें? साई शुभमन आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, गुजरात के लिए अभी साथ ही में खेल रहे हैं, तो टॉप 4 शायद ऐसा दिखे, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है टॉप 4 क्या होंगे भारत के बैटिंग क्रम में? आप मुझे बताइएगा। शमी भी नहीं है, शमी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल थे, फिट थे, लेकिन हकीकत ये भी है कि टेस्ट मैच लास्ट जो खेला था भारत के लिए वो था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तब से लेके अब तक सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेला है, इंजरीज का प्रभाव रहा, सर्जरी हुई वगैरह वगैरह, लेकिन अब लोगों को लग रहा था कि शायद अपनी फिटनेस प्रूव कर सकें, बट चीफ सेलेक्टर ने कहा कि MRI स्कैन हुआ था और पता चला कि शमी इज नॉट गोइंग टू बी फिट इनफ टू टेक द वर्कलोड ऑफ अ 5 टेस्ट मैच सीरीज, तो उन्हें विश्राम दिया गया है, ही विल नॉट बी देयर। उनकी जगह आपको अर्शदीप सिंह नजर आएंगे, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस, बिकॉज अर्शदीप सिंह को काउंटी का भी एक्सपीरियंस है, कैंट के लिए उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेला है पिछले ही साल, ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बट न्यू बॉल और रेड बॉल ड्यूक्स बॉल से उन्होंने गेंदबाजी की है, तो वो एक्सपीरियंस काम आएगा। पंजाब के लिए भी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, और उसके अलावा भारत के सबसे सफल T20 इंटरनेशनल बॉलर हैं, तो भारत के लिए प्रेशर मैचेस खेलने की उनको अच्छी खासी आदत है। गुड सिलेक्शन, आई थिंक एक लेफ्ट आर्म का ऑप्शन जो है इज नेवर अ बैड थिंग एट ऑल। उसके अलावा द अदर फैक्टर दैट स्टूड आउट वाज ऑब्वियसली बुमराह। क्या पांचों टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो कितने खेलेंगे, क्योंकि भाई अगर वो खेलते हैं तो अकेले दम पे मैचेस जिता सकते हैं, तो वो एक सवालिया निशान अभी भी है, बट बुमराह इज अवेलेबल। वाइस कैप्टनसी दी गई है ऋषभ पंत को। देखिए उनके एक्सीडेंट से पहले अगर हम बात करते तो शायद हम कहते कि यार ऋषभ तो कैप्टन बन सकते हैं, लेकिन तब से लेके अब तक कहानी बहुत बदली है, ICC टाइटल आए हैं वगैरह वगैरह, बट उस सब के बीच में ऋषभ पंत का ऑस्ट्रेलिया का दौरा उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया। जब भारत घर पे खेल रही थी टेस्ट मैचेस तो 2-3 बहुत अच्छी पारियां खेली थी, इंक्लूडिंग 99 जो उन्होंने बेंगलुरु में बनाया था, एक शतक भी बनाया था उन्होंने। तो उन्होंने लगातार जो 10 टेस्ट मैचेस खेले अपनी इंजरी, अपने एक्सीडेंट से वापसी के बाद, उससे ये भरोसा तो जागा है कि बंदा मैच फिट है। अब वो T20 और IPL के फॉर्म पे ना जाए, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट में इस बंदे ने एज अ विकेट कीपर बैटर किसी भी और भारतीय विकेट कीपर बैटर से ज़्यादा शतक लगाए हैं, और सबसे बड़ा मैच विनर ये प्रूव हुआ है। गिव हिम अनदर चांस, वाइस कैप्टन है वो इस टीम के। अर्शदीप सिंह के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया। साई सुदर्शन के पास भी काउंटी एक्सपीरियंस है, सारे के लिए खेले थे वो लास्ट ईयर ही, और जब इंग्लैंड लायंस इंडिया आए थे तब भी रेड बॉल के साथ खेला था, और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे तो इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मकाए में उन्होंने एक शतक जड़ा था, जैसा कि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत में किया था। तो रेड बॉल का एक्सपीरियंस उनके पास भी, और अजीत अगरकर ने यही क्लैरिफाई किया कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ IPL, नॉट बिकॉज वो ऑरेंज कैप की रेस में इतना आगे, बट बिकॉज उनके पास रेड बॉल एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम उन्हें एक चांस देना चाहेंगे। और इसका मतलब ये है कि करुण नायर को भी एग्जैक्टली उसी बेसिस पे चांस दिया गया है। वो ट्वीट बड़ा फेमस हुआ था करुण नायर का, डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस। फिर IPL में दिल्ली कैपिटल्स के जरिए वो चांस दोबारा मिलता है, पहली पारी में 89 बनाते हैं वो DC के लिए मुंबई के खिलाफ, और अब रेड बॉल क्रिकेट में वापसी। इस बंदे ने शुरुआत की थी अपने टेस्ट क्रिकेट की बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले, और तब अपने तीसरे टेस्ट मैच में बन गए थे वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे ट्रिपल सेंचुरियन भारत के लिए। तब के बाद से कहानी उस तरीके से गई नहीं, चांसेस नहीं आए, और जब चांसेस मिलने ही वाले थे तो हनुमा विहारी को उनकी जगह बुला लिया गया। तो थिंग्स हैव नॉट गॉन टू प्लान। तो 8 साल से करुण नायर ने टेस्ट क्रिकेट खेला नहीं है, एक बार फिर से उन्हें मौका मिला है। जैसे ही मैं 11 बनाऊंगा तो आपसे भी पूछूंगा कि उनकी जगह कहाँ बनती है। तो सरफराज खान का ना होना इज़ इंटरेस्टिंग, बिकॉज भारत के डोमेस्टिक मतलब भारत जब घर पे क्रिकेट खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट तो सरफराज की जगह थी, जब ऑस्ट्रेलिया गए तो उनकी जगह चली गई, उनको चांस भी नहीं दिया गया फेल होने का, तो ये प्रूव करने का कि वो इस टेस्ट टीम में बिलोंग करते हैं अवे टू अस पे। नाउ इज बिन कट आउट। इंडिया ए के साथ वो हैं तो इंग्लैंड के दौरे पे जाएंगे, क्या पता अगर रन बना दें, और अगर इंडियन टीम की नैया जो है वो डगमगाए तो सरफराज काम आ जाए। शार्दुल ठाकुर एक और इंटरेस्टिंग सिलेक्शन है। BGT से पहले यानी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले शार्दुल ठाकुर को सर्जरी हुई थी, तो वो मैच फिट नहीं थे, और तो उनका सिलेक्शन जो था वो नेक्स्ट टू नील था, इम्पॉसिबल था। लेकिन अब वो फिट भी हैं, और अजीत अगरकर ने कहा कि जहां नीतीश कुमार रेड्डी हमारे बैटिंग ऑलराउंडर है जो गेंदबाजी कर सकते हैं, शार्दुल ठाकुर हमारे विकेट टेकिंग बॉलिंग ऑलराउंडर हैं जिन्हें गेंदबाजी का लोड उठाना पड़ेगा। तो ये सब जो है ये बड़ी कहानियां उभर के आई हैं। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। 11 मेरे हिसाब से यशस्वी जायसवाल, KL राहुल टू ओपन, 3 पे साई सुदर्शन का टेस्ट डेब्यू हो सकता है, शुभमन गिल कैप्टन शायद नंबर 4 पे दिखे, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे मैं करुण नायर को रख रहा हूँ, अगर नहीं तो शायद नीतीश कुमार रेड्डी को सेलेक्ट किया जा सकता है। MCG में 100 जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, शायद ये फॉर्मेट उन्हें ज़्यादा सूट करे। 7 पे रविंद्र जडेजा एज द लोन स्पिनर, 8 पे या तो शार्दुल ठाकुर या कुलदीप यादव डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। हेडिंगली में मुझे नहीं लगता कि स्पिन को इतनी मदद मिलेगी, तो शायद शार्दुल ठाकुर के साथ जाएं, वरना जहां पे स्पिन हो सकती है जैसे लॉर्ड्स या फिर ओवल, तो हो सकता है कि कुलदीप यादव का सिलेक्शन हो। प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज 3 पेसर्स होंगे।
और अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं होते हैं किसी टेस्ट मैच के लिए तो अर्शदीप सिंह को बुलाया जा सकता है। तो ये कहानी इंडिया के टेस्ट टीम के स्क्वाड अनाउंसमेंट की एक नए दौर, एक नए युग की शुरुआत है। न केवल एक जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, बल्कि एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी शुरू हो रही है, एक नए कप्तान के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ भी। तो ये मेरा प्रेडिक्शन जीटी और सीएसके के मैच का आज का। दूसरा मुकाबला जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स एसआरएच के बीच है। उसमें सनराइजर्स हैदराबाद अपने जो कि लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट हैं और केकेआर जो कि लास्ट ईयर के चैंपियंस हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने सीजन को अच्छी तरीके से खत्म कर सकें। बट अदर देन दैट द बिग स्टोरी, शुभमन गिल द कैप्टन। अपने कमेंट सेक्शन में भर के बताइएगा मुझे कि कैप्टनसी का डिसीजन कैसा लगा, इंडिया का टेस्ट स्क्वाड कैसा नजर आ रहा है और जीटी और सीएसके में आज कौन जीत रहा है।